अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जी स्पोर्ट्स के साथ मोहसिन मेहदी आपकी खिदमत में हाजिर है। लेकिन सबसे पहले आपको एक चीज़ बताएं कि आज हमारी जी स्पोर्ट्स की टीम में एक शख्सियत का इजाफा हुआ है। इससे पहले आप इसी जी टीवी की स्क्रीन पर स्पोर्ट्स शो करते हुए देखते रहे हैं और न्यूज़ पढ़ते देखते रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ यंग एनर्जेटिक स्पोर्ट्स एंकर तलहा आलमगीर की। तलहा, आपको वेलकम करेंगे जी स्पोर्ट्स में, आपका खुश आमदीद करेंगे कि आप हमारी टीम का हिस्सा बन चुके हैं। कैसा लग रहा है आपको और क्या कहना चाहेंगे? ये तो बहुत अच्छा लग रहा है मोहसिन, और आपके साथ इंशाल्लाह जी स्पोर्ट्स की टीम के साथ जो है हम ये अपना सिलसिला आगे बढ़ाते रहेंगे। लेकिन आज स्पोर्ट्स की दुनिया में बहुत से इवेंट्स देखने में मिले। खासतौर पे गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि नोवाक जोकोविच को यूएस ओपन से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। लेकिन रुख करेंगे स्पोर्ट्स हेडलाइंस का। ये आपने टॉप स्टोरीज देखी तमामी खेलों को, आज भी हमने अपनी टॉप स्टोरीज में अपनी हेडलाइंस में शामिल किया। जोकोविच का आपको तलहा ने बताया, और भी बहुत सारे खेल हैं जिनकी आज हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले दौर इंग्लैंड के बाद मिसबाह उल हक ने आज जो सफाइयाँ पेश की हैं मीडिया में आकर, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने कि क्या क्या वजूहत रहीं और वो अपनी टीम से मुतमईन नज़र आते थे या नहीं। कहा ही जा रहा था कि हो सकता है मिसबाह उल हक एक ओहदे से स्टेप डाउन हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। वही रिवायती प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, इसीलिए आज हमने मधु किया। इससे पहले भी हमारे शो में आते रहे हैं। दुनिया स्पोर्ट्स की सहाफ़त की अगर बात करें, एक बहुत बड़ा नाम, हमें सिखाने वाले, हम पर शफकत का हाथ रखने वाले और फील्ड में बहुत सपोर्ट करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ अब्दुल माजिद भट्टी साहब की। भट्टी साहब, आपको वेलकम करूँगा शो में। बहुत शुक्रिया मोहसिन, और तला आपको वेलकम इन जी स्पोर्ट्स। बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। भट्टी साहब, सबसे पहले तो जो सीरीज़ हुई पाकिस्तान के दौरे इंग्लैंड की, ओवरऑल मैं आपसे जानना चाहूँगा, टेस्ट क्रिकेट हो, T20 क्रिकेट हो, तो आपने कैसा देखा इस सीरीज़ को? क्या अच्छा रहा, क्या बुरा रहा पाकिस्तान के लिए? देखें मोहसिन, मेरे ख्याल में अगर कोई चीज़ अच्छी थी तो मेरे ख्याल में रिजवान की जो टेस्ट सीरीज में जी। परफॉर्मेंस थी वो एक मस्बत चीज़ नज़र आई। फिर कंट्रोवर्सी से दूर थे, उसकी एक ये भी रीज़न थी कि बायोसिक्योर माहौल में, बायोसिक्योर बबल से बाहर नहीं निकले। हम्म। लेकिन पास्ट में जिस तरह पाकिस्तान की टीमों ने 2016 में परफॉर्मेंस दी, इंग्लैंड में 2018 में परफॉर्मेंस दी, लेकिन मायूस किन मेरे ख्याल में टेस्ट सीरीज की परफॉर्मेंस थी। और मिसबा ने आज उस पर उसका भी इजहार किया। मेरे हम्म। ख्याल में हमने बहुत ज़्यादा रिलाई किया अपने यंग फास्ट बॉलरों पर, और हम तजर्बाकार फास्ट बॉलर होने के बावजूद ना हमने सोहेल खान को मौका दिया। हम इमरान खान सीनियर को पता नहीं क्यों ट्रेवल करवा रहे हैं, बल्कि जाते जाते तो ये भी टीम मैनेजमेंट कहकर गई थी कि वहाब रियाज को भी हम खिलाएंगे, लेकिन हम्म। वहाब रियाज को भी मौका नहीं दिया। टी बिल्कुल। ट्वेंटी में जितना पाकिस्तान का नाम है, मेरा ख्याल में पाकिस्तान को T20 सीरीज जीतनी चाहिए थी। अब लोग कहते हैं कि अगर बारिश होती तो पाकिस्तान जीत जाता। मैं ये हम्म। कह रहा हूँ कि अगर पूरे मैच हो जाते तो शायद टेस्ट सीरीज का नतीजा 1-0 के बजाय 3-0 हो जाता। लेकिन मिसबाह-उल हक ने तो आज उम्मीदें भी दिलवाई हैं और दिलासे भी दिए हैं। उम्मीद तो यही करते हैं कि पाकिस्तान की टीम फ्लरिश करेगी। मेरा ख्याल में हमें एक तो स्पेशलाइज्ड पोजीशनों पर स्पेशलाइज्ड लोगों को लाना पड़ेगा। अगर रिजवान ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है टेस्ट मैच में, तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो ऑटोमेटिक चॉइस है T20 की बिल्कुल भी। T20 में आप सही। इंग्लैंड को देख लें, जॉस बटलर जिन्होंने उनको टेस्ट मैच जितवाया, लेकिन बटलर को उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज नहीं खिलाई। बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो 2 मैच खेले। सही। हम किसी को किसी परफॉर्मेंस पर कहीं खिला रहे हैं। इफ्तिखार को हमने कहा कि पावर हिटर है। इफ्तिखार अनफॉर्चुनेटली उसने भी अपने आप को मनवाने में नाकाम रहा। लेकिन मेरा ख्याल हैदर अली का स्टार्ट अच्छा है, लेकिन हम्म। हमारे यहाँ जो एक रिवायत है कि हम पल में तोला और पल में माशा, तो प्री मेच्योर है कि एक परफॉर्मेंस पर हैदर अली में टैलेंट है, लेकिन हम्म। अभी हमें हैदर अली को वक्त देना पड़ेगा। उनसे एक्सपेक्टेशंस जो हैं उनको कम करना पड़ेंगी। लेकिन मेरा ख्याल में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस, मैं तो एटलीस्ट सेटिस्फाई नहीं हूँ। अच्छी परफॉर्मेंस होनी चाहिए थी, लेकिन मायूस कुन परफॉर्मेंस रही। देखें, आज जो सबसे बड़ा सवाल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में होना चाहिए था, हमारे दोस्तों ने नहीं पूछा। कल एहसान मानी साहब ने इस टीम पर और मिसबाह उल हक पर अदम एतमाद का इजहार किया। आज हम्म। बहुत सारे अखबारों में भी वो खबर छपी हुई है। तो जब बिल्कुल। पीसीबी चेयरमैन कह रहे हैं कि वो सेटिस्फाई नहीं है, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है वो डिप ले रही है, तो इसका मतलब है कि इस टीम में अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। हमें कुछ सख्त फैसले करने हैं। लेकिन अब देखना है कि अगली जो सीरीज है वो जिम्बाब्वे के खिलाफ होम सीरीज है।
वहां हम लोग क्या करते हैं। बिल्कुल, सही। जैसी जैसी परफॉर्मेंस भट्टी साहब ये कह रहे हैं कि जैसी उम्मीदें लगाई गई थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम से वैसी परफॉर्मेंस नज़र नहीं आ रही। लेकिन भट्टी साहब आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिसबाह उल हक साहब ने ये बात ज़रूर कह दी कि अब सीनियर और जूनियर प्लेयर्स के कॉम्बिनेशन के साथ हम वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप जो कि होने वाला है, क्योंकि ज़ाहिर है इस साल तो वो मुलतवी कर दिया गया, वो नेक्स्ट ईयर होगा, जब रीस्केड्यूल किया जाएगा तब होगा। उसके लिए पाकिस्तान टीम अब प्रैक्टिस कर रही है कि अब सीनियर और जूनियर प्लेयर्स को साथ लेके जाएंगे। ये वही मिसबाह उल हक हैं जब ये नए नए आए थे, उन्होंने कहा था कि हम माजी में नहीं देखेंगे, अब हम नए प्लेयर्स लेकर आएंगे। तो अब इनको पता लग गया है कि भैया आपने सीनियर प्लेयर्स को साथ लेके चलना है, तभी आप टीम का कुछ कर सकेंगे। देखिए तला, दुनिया की जितनी टीमें हैं ना, वो टेस्ट मैचों में अपने सीनियर मोस्ट प्लेयरों को खिलाती हैं। हम लोग टेस्ट मैच में जूनियर प्लेयर खिला रहे हैं। दुनिया की बड़ी टीमें T20 में यंगस्टर्स को मौका देती हैं। हम यहाँ तजर्बाकार प्लेयरों को 39 साल वाले शोएब मलिक, मोहम्मद हफीज, वहाब रियाज, सरफराज अहमद, इनको मौका दे रहे हैं। देखिए मिसबाह उल हक अगर आज ये कह देते कि उम्र आड़े नहीं आएगी, तो अभी हम इस प्रोग्राम में ये डिस्कस कर रहे होते कि मिसबाह उल हक खुद भी 43 साल की उम्र में खेले। मिसबाह उल हक टेस्ट T20 से रिटायर नहीं होना चाहते थे, लेकिन उस वक्त जो पीसीबी के चेयरमैन थे चौधरी जका अशरफ, उन्होंने जबरदस्ती मिसबाह उल हक से कहा कि आप T20 को छोड़ दें। इकबाल कासिम, जिन्होंने रिसेंटली क्रिकेट कमेटी से रिजाइन किया, इकबाल कासिम उस वक्त चीफ सिलेक्टर थे। तो मेरा ख्याल में हमें अपनी डायरेक्शन को क्लियर रखना है। अगर हमें सीनियर को लेके चलना है तो आज जो मिसबा ने बात की है, इस बात पे फिर उनको कायम रखना है। देखें, अब हमें 1 साल की प्लानिंग नहीं करनी, हमें 2 साल की प्लानिंग करनी है। अगले साल T20 वर्ल्ड कप है, फिर 2022 में T20 वर्ल्ड कप है। 2022 में हमने 50 ओवर का वर्ल्ड कप भी खेलना है। तो जो भी हमें अपनी सिम का तयन करना है, उसको हम क्लियर करें। ये ना हो कि कभी हम जिगजैग चल रहे हो, कभी कहीं जा रहे हैं और कभी कहीं जा रहे हो। तो हमें अपनी प्लानिंग और सोच को वो क्लियर रखना है। लेकिन तला और मोहसिन, मैं पिछले 4-5 दिन से मुख्तलिफ प्रोग्रामों में एक प्रपोजल दे रहा हूँ, आपसे भी शेयर कर दूं। मेरी अपनी नजर में, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, मेरे ख्याल में कि टेस्ट सीरीज में ठीक है मिसबाह उल हक को टेस्ट मैचों का हम कोच बना दें, लेकिन अब हमें लिमिटेड ओवर फॉर्मेट में, वाइट बॉल क्रिकेट में अगर हम किसी और को कोच बना दें। देखें, इंग्लैंड ने रिसेंटली तजर्बा किया हुआ है। इंग्लैंड ने ट्रेस्कॉथिक और ग्राहम थॉर्प को अपनी T20 टीम का कोच बनाया हुआ है। हमारे पास भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मोइन खान हमारे पास मौजूद हैं, मोहम्मद अकरम मौजूद हैं, यूनुस खान को हम कोच बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरा ख्याल जो हमारा माइंडसेट है, टेस्ट मैच वाला माइंडसेट हम T20 या वनडे में अप्लाई कर रहे हैं, उसके लिए जब कोच चेंज होगा ना, तो मेरा ख्याल बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। ठीक है, आप समझते हैं कि जब कोच चेंज होगा उसके बाद बहुत सारी तब्दीलियां देखने में आएंगी। जैसे कि आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तला ने बात की और बताया कि कुछ दिलासे दिए गए, भट्टी साहब ने भी ये बात की कि दिलासे दिए गए, उम्मीदें दिलाई गई और ये बातें कही गई कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। अपने खिलाड़ियों पर मिसबाह उल हक ने भरोसे का एतमाद किया, लेकिन इससे ये वाज़ेह हो गया कि कुछ तब्दील नहीं होने जा रहा। मिसबाह उल हक ने क्या कहा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या क्या गुफ्तगू हुई, किस हवाले से गुफ्तगू हुई, सबसे पहले वो अपने नाजरीन को सुनवाते हैं। रिजल्ट्स शायद अभी भी जो हमारे डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हैं वो ना हो, बट आई थिंक ओवरऑल जो प्रोसेस है उससे मैं सेटिस्फाइड हूँ। और मुझे भी एज अ कोच पेशेंस रखनी है और ज़ाहिर है ये चीज़ें आएंगी और इस किस्म की चीज़ें आई थिंक हेल्प नहीं करती हैं आपको। बाबर पावरफुल है, वो अपनी डिसीजन लेता है और उसको बिल्कुल हमारी तरफ से कोई ऐसी वो नहीं है कि यार ये करना। हम कोशिश यही करते हैं कि इसको पूरी तरह एम्पावर करें। हैदर अली को आप लोग नहीं लेके आए या कोई और नहीं लेके आए, हम ही लेके आए हैं। एज ए कोच या एज ए चीफ सेलेक्टर आप जब कम्युनिकेशन करते हैं और ट्रस्ट बिल्ड करते हैं किसी के साथ, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई इसमें बड़ा फ़र्क है। ये एक इमेज बना हुआ है, आपको इतना ट्रस्ट डेवलप करना चाहिए और क्लैरिटी लानी चाहिए अपनी कम्युनिकेशन में कि कोई भी बंदा डर ना महसूस करे। और डिसीजन करते हैं तो लोग समझते हैं कि लो जी सोशल मीडिया का प्रेशर पड़ गया तो ये कर दिया, बट ये चीज़ें आप पहले से प्लान करके जाते हैं। रिजवान ऑब्वियसली एट द मोमेंट नंबर 1 है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, कॉन्फिडेंस जो भी कर रहा है। और उसके बाद सैफी इज़, जो हम
इस टाइम पे हमारी अपनी वो है कि वो सेकंड है, राइट बैलेंस ढूंढने की ज़रूरत है। ये सारे कंसिडरेशन में है। ऑब्वियसली टिल वर्ल्ड कप चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी और हमारे सामने होगा कि बेस्ट 15 हमारे कौन से हैं इनमें से, कि किसने क्या कहा है माजी में, किसकी क्या ओपिनियन है, डजेंट मैटर। सीधी सी बात है, आप एज अ प्रोफेशनल जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं आपने काम करना है। आप पिछली चीज़ों को अगर आप ध्यानों में रखें तो आप काम नहीं कर सकते। तो हम इकट्ठे खेले भी हैं, सारा कुछ है। आई थिंक इन चीज़ों को साइड पे रखना है और कोशिश करनी है कि एज अ टीम हम कैसे बेहतर काम कर सकते हैं। हेड कोच और चीफ सेलेक्टर मिसबाह उल हक साहब ने ये तो कह दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि पाकिस्तान टीम में तवाज़ुन लाकर बेहतरी की जानिब गामज़न है। अब भट्टी साहब ये बताइएगा कि क्या ये तवाज़ुन की जो इन्होंने मिसाल दी है, क्या ये मोहम्मद आमिर को और रिजवान को ड्रॉप करने की उन्होंने T20 में बात की है? क्योंकि आमिर की अगर हम इंडिविजुअली बात करें तो मिसबाह उल हक को जब उनका वो फैसला था कि टेस्ट क्रिकेट से जब उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया था, तब से मोहम्मद आमिर के लिए कोई खास सपोर्ट नजर नहीं आई मिसबाह के लिए। तो क्या तवाज़ुन वही है कि भाई आमिर को हमने अब ड्रॉप कर दिया T20 से और ये तवाज़ुन आ गया, अब टीम बेहतरी की जानिब जाएगी? तला, अगर आप अपनी मेमोरी को थोड़ा सा रिकॉल करें तो इंग्लैंड के टूर के लिए एक्चुअल टीम अनाउंस हुई थी, मोहम्मद आमिर ने तो उस वक्त मना कर दिया था कि मैं इंग्लैंड नहीं जा रहा। लेकिन उनके यहाँ जब बच्चे की विलादत हुई उसके बाद मोहम्मद आमिर को मिसबाह उल हक ने पेशकश की और मोहम्मद आमिर इंग्लैंड जाने के लिए राजी हो गए। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम बाज लोगों को हमने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए क्यों नागुजीर बनाया हुआ है। इसी टीम में मोहम्मद आमिर चूंकि लिमिटेड ओवर फॉर्मेट में खेलते हैं, T20 में हम खिला रहे हैं। उस्मान खान शिनवारी बाहर बैठे हुए हैं, हमने उस्मान खान शिनवारी को मौका नहीं दिया। मोहम्मद हसनैन, पिछले 2 साल में मोहम्मद हसनैन की बॉलिंग का बहुत ज्यादा चर्चा रहा। अचानक मोहम्मद हसनैन भी मंजर से गायब हो गए। वहाब रियाज आखिरी मैच के लिए, वहाब रियाज ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। देखिए, हमें उन लोगों पर अब इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है जो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी कुछ करना चाहते हैं। अगर हम सिर्फ ये नामों पर जाएंगे तो नामों पर कभी टीम नहीं बनती। आप दुनिया की बड़ी बड़ी टीमें उठा के देख लें, आज जो रूट इंग्लैंड की टीम के साथ हैं, T20 टीम के साथ, लेकिन जो रूट को इंग्लैंड खिला नहीं रहा। तो हमने इंडिविजुअल्स को जो बहुत ज्यादा सरों पर बिठाने की कोशिश की है, ये रविश तर्क करने की जरूरत है। जिस तरह मैंने पहले कहा कि रिजवान ने टेस्ट मैच में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, हमें रिजवान पर इन्वेस्ट करना चाहिए टेस्ट मैच फॉर्मेट के लिए। हो सकता है वो वनडे में भी अच्छा परफॉर्म करें, लेकिन T20 में जो सरफराज का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, तो मेरे ख्याल में अगर सरफराज को खिलाना था तो आखिरी मैच खिलाने का कोई समझ में नहीं आया। देखें, वहां तो या तो फिर रिजवान के साथ ज्यादती हुई या फिर 2 मैचों के बाद टीम मैनेजमेंट ने ये रियलाइज कर लिया कि सरफराज अहमद जो थे उनके साथ ज्यादती हुई, उनको एक मैच खिला दिया। तो मैंने जो पहले बात की ना कि हमें कोच के साथ साथ सोच भी तब्दील करने की जरूरत है। और हमने अपनी सिमत का जो तयन है, जो हमने अपनी डायरेक्शन है ना, वो क्लियर रखनी है। हम जिग जैग जो चलते हैं ना, कभी हम इधर जा रहे हैं कभी इधर जा रहे हैं, इस रविश को हमें तर्क करना पड़ेगा। पाकिस्तान की क्रिकेट उस वक्त ऊपर जाएगी जब आपके जो जहन में आइडियाज हैं वो बिल्कुल क्लियर हों। बिल्कुल भट्टी साहब, रिजवान और सरफराज अहमद की हम बात कर रहे हैं। हमने देखा कि T20 सीरीज में आखिरी मैच उनको खिलाया गया, तो आप बातें ये भी हुई कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने या मिसबाह उल हक ने मीडिया के प्रेशर पर उनको तीसरा मैच खिला दिया गया है। लेकिन फिर आज भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही कि हमारे फर्स्ट चॉइस मोहम्मद रिजवान होंगे, चाहे वो T20 हो चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो। तो आप क्या देख रहे हैं कि मैनेजमेंट या टीम मैनेजमेंट ने वहाब रियाज या सरफराज अहमद को सही तरीके से ट्रीट किया इस दौरे पर? क्योंकि उनका एक ट्वीट भी आपने देखा होगा। देखिए, मेरा नहीं ख्याल सरफराज अहमद के साथ सही उनका रवैया है, बल्कि मुझे तो ये पता चला कि सरफराज अहमद को तो मैच शुरू होने से थोड़ी देर पहले बताया गया कि आप मैच कर रहे हैं, खेल रहे हैं। और सरफराज जो थे वो तो मेंटली प्रिपेयर ही नहीं थे। ये सेम सिचुएशन हैदर अली के साथ हुई है। हैदर अली को भी नहीं पता था। वहाब रियाज वो आदमी थे, चूंकि मोहम्मद आमिर पिछले मैच में अनफिट हो गए थे। मैंने वही आपसे अर्ज की ना मोहसिन, कि जो भी डायरेक्शन है वो क्लियर रखनी है। अगर नंबर 1 चॉइस हमारी रिजवान है तो हमने सरफराज को
1-0 डाउन होने के बाद क्यों खिलाया? वही मैं पूछ या रहा तो हूँ। हम 1-0 अप होते, फिर सरफराज को हम खिला देते। तो 11 महीने के बाद कोई भी प्लेयर पाकिस्तान टीम में आएगा और सीरीज का आखिरी मैच, अब उसके लिए भी डू एंड डाई था। लेकिन मिसबाह-उल हक ने आज ये भी दिलासा देने की कोशिश की कि सरफराज को फ्यूचर में कंसीडर करेंगे। लेकिन जो सरफराज के साथ ट्रीटमेंट हो जी। रहा है, मेरे ख्याल में उस ट्रीटमेंट के जरिए रिजवान के साथ भी ज्यादती हो रही है। बिल्कुल, तो बिल्कुल, बज़ाहिर आप तौर पर यार, ये दिखाया अगर जा रहा है कि रिजवान सरफराज को शायद अगर फ्यूचर रिजवान में जी बिल्कुल फ्यूचर में शायद इसको लिया जाएगा उनको। भट्टी साहब, यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आते हैं तो ज़ाहिर है गुफ्तगू को कंटिन्यू जी स्पोर्ट्स में हमारे साथ रहेगा। जी स्पोर्ट्स में एक बार फिर खुश आमदीद। और ब्रेक से कबल बात हो रही थी मिसबाह-उल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दौरा इंग्लैंड के हवाले से, जो पाकिस्तान ने क्या खोया क्या पाया, इस हवाले से ही भट्टी साहब थोड़ा सा अपना तजिया शामिल कर रहे थे। भट्टी साहब, दौरा इंग्लैंड में हमने प्लेयर्स की बात की, इनफरादी कारकर्दगी की। अब कुछ मैनेजमेंट की अगर बात करें तो आपने कैसा देखा वहाँ की मैनेजमेंट को? इतनी भारी भरकम मैनेजमेंट गई थी, कहा जा रहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इससे भारी भरकम मैनेजमेंट कभी हुई नहीं है। तो आप समझते हैं कि वकार यूनिस भी फेल हुए एक बार फिर? चौथा असाइनमेंट है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ इनका। मेरे ख्याल में वकार यूनुस की ही वो पोजीशन है जहां पर इम्प्रूवमेंट लाने की जरूरत है। बिल्कुल। क्योंकि वकार यूनुस जिन फास्ट बॉलरों के साथ टेस्ट सीरीज में उतरे, अनफॉर्चुनेटली उन फास्ट बॉलरों ने जीता हुआ टेस्ट मैच हम हार गए ना मैनचेस्टर में। तो मेरा ख्याल में वकार यूनुस जो हैं, उन पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की है, उनको चौथी बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आए। जी। लेकिन अभी तक वो जो हमारे बॉलर थे, जिनको किसी को डेनिस लिली कहा जा रहा था, किसी को कहा जा रहा था कि ये शोएब अख्तर मिल गया, हमारे यंग बॉलर ने जाहिर है उन पर बहुत ज्यादा हमने प्रेशर डाल दिया। सही। तो बॉलिंग की परफॉर्मेंस जो है वो यकीनी तौर पर उसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। दूसरी तरफ यूनुस खान को इसलिए बेनिफिट ऑफ डाउट हम दे सकते हैं कि यूनुस खान का पहला असाइनमेंट था। जी। अब एक दो सीरीज के बाद फिर हम इस पोजीशन में होंगे कि यूनुस खान के बारे में भी कोई बात कर सके। सही। लेकिन मेरा ख्याल यूनुस खान, उनके बैट्समैन परफॉर्म ना करें, लेकिन इस टूर पे जो यूनुस खान की जो रिपोर्ट आई है कि एज ए टीम मैन उन्होंने यंगस्टर्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, बहुत ज्यादा बकअप किया है। तो देखें, पाकिस्तान क्रिकेट को ऐसे कैरेक्टर्स की जरूरत है जो गिरे हुओं को उठाएं, बजाय ये नहीं कि उनको और गिराने की कोशिश करें। तो यूनुस खान मेरा ख्याल पाकिस्तान की इस टीम मैनेजमेंट में अच्छा इजाफा है। बिल्कुल, यूनुस खान अच्छा इजाफा है एज अ बैटिंग कोच, वो यहाँ पर मौजूद हैं। और ज़ाहिर है जैसे आप कह रहे हैं कि यंगस्टर्स को काफ़ी बैकअप उन्होंने किया है, और वो हैदर अली की परफॉर्मेंस में हमने देखा है कि किस तरीके से बैकअप किया यूनुस खान ने। अच्छा, जैसे कि आप बात कर रहे हैं, वहाब रियाज ने तो लास्ट T20 मैच में डेथ ओवर्स में अच्छी बॉलिंग करके दिखा दी, लेकिन वकार यूनुस की कारकर्दगी पर इस तरह भी सवालिया निशान है कि खुद वो यॉर्कर्स की वजह से जाने जाते हैं कि भाई इन स्विंगिंग यॉर्कर्स वो करवाते हैं, लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग ना टेस्ट मैच में ना T20 मैच में डेथ ओवर्स में तो यॉर्कर्स कहीं नजर नहीं आए। भट्टी साहब, देखें, तला इसकी दो रीजन है। एक तो ये सलावा वाला जो इशू है, थूक नहीं लगा सकते, उससे भी मसाइल हो रहे हैं। लेकिन जिस दौर की वकार यूनुस की आप इन स्विंगिंग यॉर्कर्स की बात कर रहे हैं ना, तो किसी पुराने क्रिकेटर से पूछेगा कि उस जमाने में गेंदों के साथ ये करते क्या थे। बिल्कुल। तो वो गेंद बनाने वाला जमाना रहा नहीं। तो रिवर्स स्विंग जो एक एक फिट गेंद रिवर्स स्विंग होती थी, वो इसीलिए नहीं हो रही कि अब इतने कैमरे लगे हुए, इतनी ज्यादा अंपायर और मैच रेफरी आप पे वॉच रखे हुए हैं कि गेंद बनाना अब तकरीबन नामुमकिन है। लिहाजा जो ओरिजिनल जिसमें सलाहियत है, जिस तरह जेम्स एंडरसन में है या स्टुअर्ट ब्रॉड में है, वो सलाहियत होनी चाहिए। या फिर आप देखें, आर्चर ने जिस तरह T20 सीरीज में बॉलिंग की है, और क्रिस वुड वो भी 90 की स्पीड से बॉलिंग कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल में वो सलाहियत जो इंग्लैंड के बॉलर हमें दिखा रहे हैं इस T20 सीरीज में, पहले पाकिस्तान के खिलाफ, अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो सलाहियत हमारे ना तजर्बाकार बॉलरों में नजर आ रही है सिवाय वहाब रियाज के, ना यंग बॉलरों के। लेकिन मेरे ख्याल में अब ये वक्त आ गया है, ठीक है, वहाब रियाज
को हम थोड़ा सा चांस दे दें, अब्बास को हम टेस्ट फॉर्मेट में चांस दे दें, लेकिन हमारे पास अच्छे यंगस्टर मौजूद हैं। तो अगर हम अपने यंगस्टर्स पे रिलाई करें, एक आध साल देखिए हारेंगे, टीम बन जाएगी। लेकिन जो मैंने पहले कहा कि डायरेक्शन हमारी क्लियर होनी चाहिए, अभी तक हमें डायरेक्शन जो है वो क्लियर नजर नहीं आ रही। सही, आप समझते हैं कि डायरेक्शन क्लियर नज़र नहीं आ रही। यहाँ मैं वकार यूनिस के हवाले से आपसे जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की आपको क्या डायरेक्शन लगती है। हमने देखा दौरा ख़त्म हुआ, टीम वापस आ गई, कुछ प्लेयर्स इंग्लैंड में ही मौजूद हैं, लेकिन वकार यूनिस साहब अपने घर रवाना हो गए, डॉलर्स में तनख्वाह लेते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनसे ये क्यों नहीं कहता कि मुल्क चलकर वहाँ पेसर्स की रहनुमाई करें, दौरे पर सिखाने से कुछ फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा? देखिए मोहसिन, ये तो जो क्रिकेट बोर्ड के कर्ता धर्ता हैं, उनको सोचने की जरूरत है कि उन्होंने जो वकार यूनुस के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था वो क्या कॉन्ट्रैक्ट था। अगर वकार यूनुस के कॉन्ट्रैक्ट में ये शामिल था कि वो सीरीज के बाद पाकिस्तान आएंगे और यंगस्टर्स को सिखाएंगे, और मेरे ख्याल सिखाना चाहिए। बिल्कुल देखिए टूर्स में कोई किसी को नहीं सिखा सकता। सही बात है। अभी लेकिन अभी भट्टी 30 साहब, हमने तारीख देखा से टूर्स पे 5-5 मिनट में रिवर्स स्विंग सीखी, लेट स्विंग सीखी सुहेल खान ने। देखिए ये सारे मीडिया के कारनामे हैं। मीडिया जिसको चाहता है अच्छा, अल्फाजों का हेर फेर है सारा। 5 मिनट में तो देखें, माइक बंदा पकड़ता है, जी, माइक पे बोलना भी नहीं सीखता। रिवर्स स्विंग सीखने के लिए तो मेरा ख्याल 5 साल दरकार होते हैं। सही। तो ये सारी मीडिया की कहानियां हैं। पीसीबी की तरफ से मीडिया रिलीज में ये कहा गया था कि हुँ, 5 मिनट में सोहेल खान ने उनको सिखा दिया, फिर सोहेल खान को खिलाया क्यों नहीं? वही। ये भी तो अगला सवाल है ना। हुँ, अगर सोहेल खान ने वो चीज सीख ली। देखिए वकार यूनुस बड़े बॉलर रहे हैं, वकार यूनुस में टैलेंट है, लेकिन अगर वकार यूनुस के कॉन्ट्रैक्ट में है कि वो पाकिस्तान आएंगे। अब 30 तारीख से नेशनल T20 शुरू हो रहा है, पहले मुल्तान में फिर हुँ, पिंडी में। जब जी, तक हमारे कोचेस जाके टैलेंट हंट करेंगे नहीं, नौजवानों को नहीं देखेंगे, जी। तो टेलीविजन पे बैठ के तो फिर कोई भी कोच जो है वो टीम बना सकता है या किसी भी बॉलर को देख सकता है। तो फिर इतनी भारी 20-20 24-24 लाख रुपए की हमें तनख्वाहें देखना, मेरी तो अच्छा भट्टी समझ में साहब, नहीं हम आ रहा। क्रिकेट परफॉर्मेंसेस बोर्ड की तो बात कर रहे हैं। मज़े की बात यह कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज मिसबाह हक साहब ने यह भी कह दिया कि मैं अपनी 1 साल कारकर्दगी से बहुत मुतमईन हूँ, और वो नज़र भी आ रहे थे कि शायद वो मुतमईन थे। आप तो नज़र नहीं आ रहे मुतमईन, और साथ साथ आप ये भी कह रहे हैं जैसे एहसान मानी काफ़ी नाउमीद हैं, और आप चाह रहे हैं कि T20 में अलग कोच हो, टेस्ट में अलग कोच हो। तो अगर नाउमीद हैं एहसान मानी चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, तो ऐसा फैसला होता हुआ नज़र आ रहा है आपको आइंदा चंद दिनों में या महीनों में? देखें, तला फौरी तौर पे तो इसके कोई चांस नहीं है। ना मिसबाउल हक कोचिंग से हटेंगे और ना चीफ सिलेक्टर के ओहदे से हटेंगे। लेकिन क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने जो कल इंटरव्यू दिया, हुँ, आज अखबारों ने शह सुर्खियों से उसको शाया किया है। जी, तो अब देखें, मामला जाना है क्रिकेट कमेटी के पास। अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन ही रिजाइन कर गए। बिल्कुल। अब कौन क्रिकेट कमेटी का चेयरमैन बनता है? तो क्रिकेट बोर्ड ने ना, वो जिस तरह कहते हैं ना कि बाज दफा हुकूमतें अदादो शुमार के हेर फेर में लोगों को फंसा देती हैं। तो क्रिकेट बोर्ड भी कानून और आइन की जबान जो है ना, उसमें मीडिया को उलझा देता है। कभी वो कोई बात कर देता है, कभी कोई बात कर देता है। तो क्रिकेट टीम के साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की डायरेक्शन जो है ना, उसमें भी मेरा ख्याल में फर्क वाज़ेह होना चाहिए। क्योंकि अब से 3-4 महीने पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एहसान मानी साहब से मैंने ही सवाल किया था मिसबा के बारे में। जी, तो उन्होंने कहा था कि सितंबर में हम अप्रेजल करेंगे मिसबा उल हक का। तो सितंबर का तो आज 8 तारीख खत्म होने जा रही है, कब हुँ, अप्रेजल करेंगे? लेकिन मेरी इत्तलात जो हैं कि नेशनल T20 से पहले पहले 30 तारीख से पहले पहले नई क्रिकेट कमेटी अनाउंस होगी, उसके चेयरमैन नए अनाउंस होंगे, और फिर वहां मिसबा उल हक को बुलाकर पूछा जाएगा पूछगछ कि होगी। टीम की देखिए भट्टी परफॉर्मेंस साहब, में क्रिकेट कमेटी के बारे में भी आपसे पूछूंगा, और कुछ नाम सामने आ रहे हैं क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन के हवाले से, उस पर भी जानेंगे। लेकिन एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर, शमीम मलिक बात कर रहा हूँ कराची से। अब्दुल वालेकुम। माजिद भट्टी साहब से सवाल करना है मुझे जी, जी, कि ये सरफराज अहमद के साथ ये जो नाइंसाफी हो रही है, इसके ऊपर खुल के जरा बात करें। जी, क्योंकि रिजवान को तो उनके जो कराची किंग है उसने अपने मैच में नहीं खिलाया कराची से। हुँ, तो सरफराज अहमद तीनों फॉर्मेट के रह चुके हैं, कप्तान रह चुके हैं। सही।
ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने सवाल किया। भट्टी साहब, मोहम्मद रिजवान के हवाले से ही बात कर रहे हैं कि कराची किंग्स तो उनको मौका नहीं देती, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बहुत सारे साबिक क्रिकेटर्स ये बात कर रहे हैं कि अब वो हो सकता है मुस्तकबिल में पाकिस्तान टीम के कप्तान हो। देखिए शमीम साहब, अगर आप प्रोग्राम शुरू से देख रहे होते जी, तो हमने काफी तफसीली बात की है सही सरफराज के कह रहे हैं। हवाले से, लेकिन आपने चूंकि सवाल पूछा है तो मैं दोबारा रिपीट कर दूं। मैंने यही कहा है कि अगर रिजवान बहुत अच्छे हैं टेस्ट मैच में, उन्होंने प्रूव किया, मैन ऑफ द सीरीज रहे, किसी को कोई एतराज नहीं। हम्म। T20 की सीरीज में जब रिजवान को खिलाया और 2 मैच हो गए और पाकिस्तान, एक हम्म। मैच बारिश की नजर हुआ, एक मैच हार गया, जी। तो फिर क्या ऐसा वाकया पेश आ गया कि आपने आखिरी मैच सरफराज को खिला दिया? या तो हम्म। सरफराज के साथ पहले ज्यादती हुई थी या बाद में ज्यादती हुई है, या सही। रिजवान के साथ पहले ज्यादती हुई थी? तो शमीम साहब, जो मेरे कहने का मकसद है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और टीम मैनेजमेंट की जो सिमत है वो क्लियर नहीं है। हम्म। टीम मैनेजमेंट को एक क्लियर कट डायरेक्शन लेना पड़ेगी, चाहे वो रिजवान को खिलाएं हम्म। चाहे सरफराज को खिलाएं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में हमने बड़े बड़े लोगों को देखा है कि एक दिन वो बहुत उरूज पर होते हैं, बिल्कुल। दूसरे दिन वो बहुत नीचे आ जाते हैं। तो यू नेवर नो कि कल सरफराज फिर किसी बड़ी पोस्ट पर बैठे हुए हों, यू सही। नेवर नो कि वो तीनों फॉर्मेट में वापस आ जाएं। हम्म। पाकिस्तान क्रिकेट में कोई चीज नामुमकिन नहीं है। बिल्कुल। आपने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कोई ये चीज़ नामुमकिन नहीं है। तला, आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में है कुछ मुमकिन हो सकता है? आप समझते हैं कि सरफराज अहमद वापस आ सकते हैं? देखिए, सरफराज अहमद को वो कह रहे हैं ना कि सेकंड विकेट कीपर के तौर पे हम यूज़ करें। मिसबाह हक साहब ने ये बात बोली है। अब देखना ये है कि किस तरीके से लेके चलते हैं पाकिस्तान टीम, क्योंकि लग ये रहा है कि अब रिजवान ने जगह अपनी टेस्ट क्रिकेट में बनाई ली है। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम बात करें, जैसे कि क्रिकेट कमेटी के जो चेयरमैन हैं इकबाल कासिम साहब, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है मोहसिन। बिल्कुल, उन्होंने रिज़ाइन किया उन्होंने, और उसकी वजूहत क्या है कि क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन नहीं बन सकता क्योंकि क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन की अफादियत नज़र नहीं आ रही थी। ऐसा कहना था इकबाल कासिम साहब का। उन्होंने ये बात कही और फिर उन्होंने कहा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डिपार्टमेंट क्रिकेट की बहाली के लिए संजीदा नहीं नज़र आ रहा था। जिस एक वजह उन्होंने ये भी बताई, साथ साथ उन्होंने कहा कि डोमेस्टिक सिस्टम के लिए की जाने वाली कोचेस की तकर्री पर भी मुशावरत नहीं की गई थी। ये बातें इकबाल कासिम ने मुझसे बात करते हुए, टेलीफोनिक गुफ्तगू GTV से बात करते हुए की, और उन्होंने ये बात कही कि क्रिकेट कमेटी का काम सिर्फ चेयरमैन को मशवरा देना है। ऐसे कई कमेटियां हैं जो ये काम कर रही हैं, और अगर हम नौजवान क्रिकेटर्स के लिए कुछ ना कर सके तो फिर हमारा इस चेयरमैनशिप पे बैठने का क्या फ़ायदा। अच्छा, इकबाल कासिम ने जो है मज़े की बात यह है कि जो अपना इस्तीफ़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पेश किया, उसमें उन्होंने ये बात लिखी है कि एक डमी चेयरमैन के तौर पर वो पेश किए गए हैं जो एक मैच रेफरी भी तजवीज़ नहीं कर सकता। तो भट्टी साहब ये बताइएगा कि जो रिप्लाई आया आगे से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, उसमें उन्होंने बोला कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मायूस हैं कि क्रिकेट कमेटी का चेयरमैन मेरिट और एक आज़ादाना पैनल के फैसले का एहतराम करने के बजाय अपनी जो उनकी तजवीज़ है उसको ना मानने के खिलाफ जो है वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं। यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या ये समझता है कि क्रिकेट कमेटी का जो चेयरमैन है वो अपनी तजवीज़ पेश नहीं कर सकता? कोई ऐसा फैसला किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड? अच्छा तला, थोड़ा यहाँ पर हमें ये पूरा मामला समझने की जरूरत है। जी। क्रिकेट कमेटी के जो TORs है ना, TORs में क्रिकेट कमेटी का रोल सिर्फ एडवाइजरी रोल है। एडवाइजरी से मुराद है कि वो सिर्फ मशवरा दे सकते हैं। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की सवाबदीद है कि उस मशवरे को अमल करें या ना करें। इकबाल कासिम साहब नो डाउट बहुत नफीस, शरीफ और ईमानदार आदमी, जिनका बेदाग कैरियर रहा है। वो जब चीफ सिलेक्टर रहे, जब PCB गवर्निंग बोर्ड में रहे, तो इकबाल कासिम के हवाले से कभी हमने कोई कंट्रोवर्सी जुड़ी हुई नहीं देखी। बिल्कुल। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस बार इकबाल कासिम साहब ने जाते जाते जो बातें कही, डिपार्टमेंटल क्रिकेट की जो बात कर रहे हैं, डिपार्टमेंटल क्रिकेट तो देखें लास्ट ईयर बंद हो चुकी थी। बिल्कुल ऐसे ही। उस वक्त तो गालिबन मोहसिन हसन खान क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन थे, बाद में वसीम खान बने, फिर इकबाल कासिम बने। तो इकबाल कासिम को इस बात का तो पता था कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट के फेवर में ना प्राइम मिनिस्टर है ना ये PCB है। अब जहां तक मैच रेफरी का ताल्लुक है, देखिए क्रिकेट बोर्ड ने भी एक बुरी हरकत की है कि इकबाल कासिम, जिन्होंने पाकिस्तान की तरफ से 50 टेस्ट मैच खेले हुए और बेंगलोर में जो 87 की हिस्टोरिक विन थी उसके हीरो थे, उसको गंदा करने के लिए ये कह दिया कि इकबाल कासिम किसी मैच रेफरी को लगवाना चाहते थे। देखिए, हो सकता है कि इकबाल कासिम
किसी मैच रेफरी को जानते हो जो वाकई डिजर्विंग हो। क्रिकेट बोर्ड में बहुत सारे लोगों को इग्नोर किया जाता है, जिस मैच रेफरी की इकबाल कासिम बात कर रहे हो। लेकिन मेरे ख्याल में अगर मामला अफाम तफहीम से और खामोशी से इकबाल कासिम अगर ये छोड़ना चाहते थे क्रिकेट कमेटी, तो छोड़ के चले जाते। जी लेकिन क्रिकेट कमेटी ने भी, क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन ने भी जिन अल्फाज का चुनाव किया, जो बातें कही, वो मेरा ख्याल उनके शायान शान नहीं थे। लेकिन जल्दी पर तेल का काम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी किया। उन्होंने इकबाल कासिम जैसे एक ईमानदार दयानदार शख्स के बारे में जो मीडिया रिलीज निकाला, वो मेरे ख्याल शर्मनाक बात थी। बिल्कुल शर्मनाक बात है। और यहाँ वक्त तो एक ब्रेक के बाद जब आएंगे तो इस टॉपिक पर जो क्रिकेट कमेटी पे बात चल रही है और कहा जा रहा है कि कुछ हल्के बात कह रहे हैं कि इस क्रिकेट कमेटी को ख़त्म ही कर देना चाहिए इसके वजूद को, और कुछ कह रहे हैं कि इसके चेयरमैन के लिए बहुत सारे एक क्रिकेटर्स के नाम आ रहे हैं क्योंकि वसीम अकरम इस कमेटी में शामिल हैं और फिर वही इस नाम तय करते हैं कि उनको किसके अंडर काम करना है। तो वक्त तो एक ब्रेक के बाद जब आएंगे तो बड़ी साहब से इस पर भी रोशनी डालेंगे। कहीं मत जाइए, देखते रहिए जी स्पोर्ट्स। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे भट्टी साहब से कि इकबाल कासिम साहब जो कि चेयरमैन थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो क्रिकेट कमेटी थी उसके चेयरमैन थे, चेयरमैनशिप से तो मुस्ताफ़ी हो गए। इससे कबल मोहसिन हसन खान चेयरमैन थे, वो भी मुस्ताफ़ी हो गए थे। तो भट्टी साहब ये बताइएगा कि आप किसका नाम आ रहा है, किसको बनना चाहिए? खबरें तो ये भी आ रही हैं ज़राए से कि शायद मोइन खान साहब का नाम आ रहा है कि वो अब बन जाएंगे चेयरमैन, या फिर ये भी खबरें आ रही हैं कि शायद इस कमेटी का वजूद ही इसको ख़त्म कर दिया जाए। तो क्या फ़ैसला करना चाहिए क्रिकेट कमेटी का? देखें, मोइन खान, ज़हीर अब्बास, पाजीद खान, बहुत सारे नाम गर्दिश में हैं। लेकिन मैं भी इस तजवीज़ से इत्तफाक करता हूं कि पाकिस्तान में ना माजी में इस किस्म की कमेटियों की कोई नज़ीर रही है, ना अब इस कमेटी को होना चाहिए। क्योंकि आप देखें ना, 1.5 साल में 3 चेयरमैन चेंज हो गए और इस कमेटी के पास ना इख्तियारात हैं। डमी टाइप की कमेटी इसलिए है कि चाहे वो कितनी भी बड़ी रिकमेंडेशन दे दें, अगर चेयरमैन उस रिकमेंडेशन को मानेंगे नहीं, तो जिसने 50 टेस्ट मैच खेले हुए थे इकबाल कासिम ने, वो तो खुद रोते हुए चले गए कि मैं डमी चेयरमैन हूँ। तो मेरे ख्याल में वैसे तो आईसीसी की जो क्रिकेट कमेटी है उसका रोल भी एडवाइजरी रोल है, लेकिन आईसीसी वाले कवानीन जो हैं ये पाकिस्तान में नहीं चल सकते। तो मेरा तो यही ख्याल है कि ये क्रिकेट कमेटी नहीं होनी चाहिए। सही, आप भी समझते हैं कि नहीं होनी चाहिए। लेकिन भट्टी साहब मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि जैसे चेयरमैन मुस्ताफ़ी हो गए क्रिकेट कमेटी के इकबाल कासिम, लेकिन अभी भी कुछ अरकान जैसे उमर गुल, वसीम अकरम, ये सब वहाँ मौजूद हैं। जब चेयरमैन की नहीं सुनी जा रही तो फिर इन अरकान का क्या फ़ायदा कमेटी में रहने का? या पैसा मिलेगा इसी वजह से लोग कमेटी में शामिल हैं अभी तक? नहीं, पैसा भी ज्यादा नहीं मिल रहा ना। साल में 4 मीटिंग्स होती हैं और मेरे ख्याल में 50,000 रुपए एक मीटिंग के मिलते हैं, तो एक साल में 2 लाख रुपए मिल रहे हैं। सही। तो मेरे ख्याल में पैसा मैटर नहीं करता। लेकिन वहाँ मसला है कि क्रिकेट कमेटी में उमर गुल प्लेयर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अली नकवी अंपायर्स और मैच रेफरीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसी तरह उरूज मुमताज खवातीन क्रिकेटर्स को कर रही हैं। वसीम अकरम एक बड़े प्लेयर रहे हैं, तो हर सतह पे नुमाइंदगी दी गई है। सही। लेकिन मसला ये कि इस क्रिकेट कमेटी का जब तक जो सरबराह है वही तगड़ा नहीं होगा, तो क्रिकेट कमेटी में मेरे ख्याल उसका फायदा कोई भी नहीं है। सही। तो भट्टी साहब, वसीम अकरम जब एक बड़ा नाम कमेटी में शामिल है तो फिर उनको ही क्यों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सरबराह नहीं बनाता? देखिए, वसीम अकरम शायद उन लोगों में से हैं जो पीछे बैठ के काम करने की कोशिश करते हैं। वसीम अकरम के स्टेक्स और बहुत सारी जगहों पर है ना। वो आए दिन सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ प्रोग्राम कर रहे होते हैं, कमर्शियल्स में आ रहे होते हैं, आप देखें क्रिकेट कमेंट्री कर रहे होते हैं। तो वसीम अकरम नहीं चाहते कि क्रिकेट कमेटी के सरबराह बने। और देखें, क्रिटिसिज्म हमेशा सरबराह पर होती है। लोग वसीम अकरम, हालांकि इतना बड़ा नाम है, और पहली जो क्रिकेट कमेटी मोहसिन खान की बनी थी उसमें भी वसीम अकरम थे, बाद में वसीम खान की क्रिकेट कमेटी में थे, इकबाल कासिम के साथ भी थे। तो वसीम अकरम ने पीछे रहकर ज्यादा मजा लूटा है, तो मेरा नहीं ख्याल वो आगे आने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप ये नहीं समझते कि वो आगे आने की कोशिश करेंगे? आप बात कर रहे हैं चेयरमैन आना चाहिए लेकिन आएंगे नहीं। बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन भट्टी साहब अभी जैसे हमने देखा एहसान मानी ने इंटरव्यू दिया तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मीडिया डिपार्टमेंट पाकिस्तान में मौजूद आप जैसे सहाफ़ी
सीनियर सहाफ़ियों को तो पेश नहीं करता है एहसान मानी को इंटरव्यू के लिए, तो हम देख रहे हैं बाहर जो है वो एक के बाद एक इंटरव्यू उनके आ रहे हैं सामने। देखिए, मानी साहब भी बाहर से आए हैं, उनकी दोस्तियां भी बाहर के लोगों से ज्यादा हैं। अच्छा, हमारा भी मफाद। वो फोन उठाया करते थे, हम्म। लेकिन उस वक्त उठाते थे जब वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नहीं थे। सही। लेकिन जाहिर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर में जब आप दाखिल हो जाएं हम्म। तो उसके बाद फिर बंदे की जो टॉर है वो चेंज हो जाती है। सही। तो अभी हो सकता अभी है कि अभी वो बड़ी हमें शिकायतें इसका कर रहे थे वो एहसान मानी साहब, बड़ी शिकायतें कर रहे थे बिग थ्री के हवाले से कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और भारत जो है आपस में इवेंट्स बांट लेते हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्रिकेट चला रहा है भारत से सीरीज के बगैर। तो अगर इतना ही बिग थ्री से प्रॉब्लम था एहसान मानी साहब को, तो जब ऑफर की गई थी, उनको पेशकश की गई थी आईसीसी का चेयरमैन बनने के लिए, तो फिर वो पेशकश कबूल क्यों नहीं की उन्होंने, जब इतना प्रॉब्लम उनको है बिग थ्री से? देखिए, मानी साहब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से 3 साल का कमिटमेंट करके पाकिस्तान आए थे, क्योंकि मानी साहब और उनकी फैमिली लंदन में रहती है। तो हो सकता है कि उम्र के इस हिस्से में 70+ उनकी एज है, वो ज़्यादा अब स्ट्रेस लेने की पोजीशन में ना हो, अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हो। जो आदमी आईसीसी का पहले प्रेसिडेंट रह चुका हो, हम्म। पीसीबी का भी अब चेयरमैन बन गए, तो मेरा नहीं ख्याल अब उनके लिए कोई मसला है। हाँ, अगर पाकिस्तान क्रिकेट को जरूरत है आईसीसी में पाकिस्तानी चेयरमैन की, लेकिन आप इस वक्त जो आईसीसी का चेयरमैन है उसकी सेरेमोनियल पोस्ट है, असल तो पावर्स जो है वो सीईओ के पास हैं। हम्म। तो मेरा ख्याल में मानी साहब ने शायद यही समझा कि बजाय मैं एक फोटो सेशन के लिए प्रेसिडेंट बन जाऊं, चेयरमैन बन जाऊं, तो इससे बेहतर है कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में रहकर ज्यादा बेहतर काम कर सकता हूं। ठीक है भट्टी साहब, लेकिन उन्होंने ये बात भी कही कि सौरव गंगोली हो या फिर इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया, इन बिग थ्री में से किसी को भी पाक आईसीसी का चेयरमैन नहीं बनना चाहिए, इससे बहुत नुकसान हुआ है क्रिकेट को माजी में। देखिए, बिल्कुल नुकसान तो हुआ, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। हम्म। जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है कि आईसीसी के जितने इवेंट्स हैं, बिल्कुल। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड ने आपस में बांट लिए। तो ये मानी साहब बात तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, हम्म। लेकिन मसला है कि मानी साहब को आईसीसी मीटिंग में सपोर्ट कौन करेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर हम माजी की तरह इस बार भी आइसोलेशन में खड़े होकर खुद ही अपनी बातें कर रहे होंगे कि जी हमें तो आइसोलेट कर दिया गया, तो उससे फायदा कोई नहीं है ना। पहले आप अपना ब्लॉक तो स्ट्रांग करें कि जो आपके साथ मिलकर आईसीसी में आपकी आवाज के साथ आवाज मिला है। इस वक्त तो पाकिस्तान इस पोजीशन पर है कि हम्म। अफगानिस्तान भी पाकिस्तान के साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। तो अच्छा। हमें जिस तरह माजी में था, जब एयर मार्शल नूर खान साहब 80s में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे, हम्म। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एशियन क्रिकेट काउंसिल बनाई, एशिया कप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का प्रपोजल था, मैच रेफरीज का प्रपोजल एयर मार्शल नूर खान लेकर आए, न्यूट्रल अंपायर्स का कॉन्सेप्ट वो लेकर आए। तो हमें अपने मामलात को ठीक करना होगा, अपने दोस्तों भट्टी को साहब, हमें जिस ज्यादा तरह से मोहसिन ज्यादा। फरमा रहे हैं कि अगर भारत से भी आ गया कोई अगर आ गया आईसीसी गंगोली का का नाम आ प्रेसिडेंट, रहा है। गंगोली का नाम भी आ गया और वो बन गए अगर, तो फिर तो पाक भारत सीरीज वैसे ही आप भूल जाएं, क्योंकि वो तो पहले भी कह चुके हैं जब वो आईसीसी बीसीसीआई के चेयरमैन बने थे कि भाई, सदर बने थे, कि वज़राए आज़म डिसाइड करेंगे पाक भारत के सीरीज का। तला देखें, हम तो कहते हैं कि आईसीसी जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। इस वक्त भी मनु स्वामी जो उनके सीईओ हैं, हम्म। वो इंडियन है, बेतहाशा इंडियन लोग, इंडियन डोमिनेशन है। तो अगर गंगोली भी आ गए तो क्या फर्क पड़ना है। इंडिया ने तो देखें, इंडिया पाकिस्तान की सीरीज उसी सूरत में मुमकिन है अगर हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन बहाल हो जाएं। इस वक्त हमारी जितनी टेंशन है लाइन ऑफ कंट्रोल पर, तो हमारी तो क्रिकेट टीम को इंडिया में जो T20 वर्ल्ड कप और 50 ओवर का वर्ल्ड कप हो रहा है, उसमें पार्टिसिपेशन मुश्किल नजर आ रही है। अगर आपको सही। याद हो, हमारी एक विमेंस टीम ने जाना था इंडिया, हम्म। हमारी विमेंस टीम को वीजे नहीं दिए थे नहीं दिए गए थे, बिल्कुल। इंडिया वालों ने। जी। तो बिल्कुल, अब वीजे क्या वीजे आईसीसी नहीं दिए इवेंट गए थे, की। लेकिन अब हमारी एक और टीम पाकिस्तान से जा रही है, जो आपने देखा होगा कि कोयटा ग्लैडिएटर्स के जो पाकिस्तान सुपर लीग में होती है, लेकिन गाल ग्लैडिएटर के नाम से लंकन प्रीमियर लीग में जा रही है। और कहा ही जा रहा है कि उस टीम के जाने की वजह से अब भारत ये कह रहा है कि हमारी कोई भी टीम इस इवेंट में शिरकत नहीं करेगी। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, नदीम उमर साहब की पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत सर्विसेज हैं, हम्म। कराची क्रिकेट के लिए बहुत सर्विसेज हैं। बिल्कुल। तो नदीम उमर साहब ने तो एक अच्छा कदम उठाया है। हम्म। लेकिन भारत का मसला ये है ना कि जहां पाकिस्तान का नाम आता है तो भारत रंग में भंग उन्होंने डाल यही देता कहा है कि और वो हम ये नहीं चाहते कि हमारी जो लीग की टीम है वो पाकिस्तान की लीग की टीम से मैच खेले।
भाई ना खेले, देखें हमारी क्रिकेट तो हम इंडिया के बगैर खेल रहे हैं ना, बिल्कुल। तो इंडिया अगर वहां भी नहीं खेलेगा तो ये तो जो टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर हैं उनके लिए तशवीश की बात है, हमारे लिए तो नहीं है। अगर टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर समझते हैं कि पाकिस्तान की टीम नहीं होनी चाहिए तो वो नदीम उमर साहब को पेशकश नहीं करते, लेकिन उन्होंने तो आके कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जी। तो मेरे ख्याल में इंडिया जो है वो जबरदस्ती पाकिस्तान से हर फ्रंट पे लड़ाई लड़ने की देखो कोशिश हर कर रहा है। फ्रंट पर हालांकि इंडिया जो है पाकिस्तान से पाकिस्तान लड़ने की कोशिश कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया माजिद भट्टी साहब ने आज हमें ज्वाइन किया था, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। प्रोग्राम काम है, कल एक बार फिर से हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। और पाकिस्तान जैसे कि हमने देखा कि मिसबाह अल हक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस पर मजीद कुछ नजर डालेंगे। मोहसिन मेहदी और मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।